हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीमेंटर सागर। एग्रीमेंटर सागर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से वेलकम है। और आप लोग अब तो काफ़ी खुश होंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बेटा पेशेंस रखो। ये आपका जो नोटिफिकेशन है ये ज़रूर आएगा। और देखो नोटिफिकेशन आ गया, मैंने बताया था कि सितंबर तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, मिड अगस्त में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आई होप अब आप लोग बहुत खुश होंगे कि आपका नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, और आप जी जान से अपनी जो तैयारियां हैं उसमें लगे होंगे, है ना। तो उसी तैयारी को बूस्ट करने के लिए आपके लिए ये बूस्टर डोज। देखो क्या होता है बच्चों कि जब हम कोई चीज़ करते हैं तो हमें उसका पुराना पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न क्या रहा है, कैसे वो चीज़ें की गई हैं, है ना। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें पुरानी चीज़ों के बारे में पता चलता है ताकि हम आगे कुछ इनोवेटिव कर पाएँ। तो ऐसे ही एग्ज़ाम के साथ होता है बच्चों। एग्ज़ाम के साथ भी सेम यही कंडीशन होती है कि आप जितना पुराने पेपर्स को एनालिसिस करेंगे, है ना कहीं वो क्वेश्चंस आपको आपके अपकमिंग एग्ज़ाम, मतलब जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें कहीं ना कहीं वेरी हेल्पफुल हो रहने वाले, बहुत ही। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में लगभग 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके 2021 के 9 तारीख सुबह 9 बजे की शिफ्ट में आए थे, है ना। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस। ठीक है, आज ये नोटिफिकेशन आ चुका है। नोटिफिकेशन में आपको मैं बता देता हूँ, ये डेट है। ठीक है, ये डेट है हमारी, इसकी डेट होगी हाँ, ये 13/8 से 31/8 से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। 14 इसकी लास्ट डेट रहेगी बच्चों। और आपका जो संशोधन की तिथि रहेगी वो रहेगी 31/8, और बाकी 19/9 तक इसके संशोधन की अंतिम तिथि रहेगी। और परीक्षा शुल्क 500 है, 250 है। और पेपर का पूरा शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है ना। 15 और 16 अक्टूबर को 2 दिन इसके पेपर होंगे। इसमें 2 पालियाँ होंगी, प्रथम और द्वितीय। प्रथम पाली प्राय 7 से 8 और दूसरी 7 से 1 होगी। ठीक है, और ये रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, मतलब हम बोल सकते 9 से 12, और ये रहेगी 2 से 5, 9 से 12 और 2 से 5। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पूरा सेम है प्रीवियस के जो भी था पिछले साल जैसा। तो बाकी पूरा आपका पिछले साल जैसा पूरा आपका शेड्यूलिंग सब कुछ सेम है, जो भी रूल्स रेगुलेशन थे वो सभी प्रीवियस ईयर जैसे सेम है इसमें। ठीक है, तो बिना समय गवाए आज के सेशन की ओर हम बढ़ते हैं। तो आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ये हमारा पूरा जो पिछले साल 2021 में पेपर हुआ था उससे मैंने क्वेश्चन लिए। आज हम 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पूसा उत्तम इज अ वेराइटी ऑफ। जो पूसा उत्तम एक किस्म है वो किसकी है, इसमें पूछा गया डायरेक्टली। तो राइट आंसर हमारा होगा बेटा ब्रिंजल। क्या होगा? ब्रिंजल की ये पूसा उत्तम जो है ब्रिंजल की किस्म है। और एक मिनट, हाँ जी, पूषा उत्तम किसकी है? ब्रिंजल की किस्म है। तो अब इस क्वेश्चन तो देखो यहाँ आंसर लिखा है, आपने मुझे आंसर दे दिया कि ब्रिंजल यानी बैगन की ये किस्म है पूषा उत्तम। बट बच्चों इससे आप लोगों को पता क्या चला? हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं वैरायटी से रिलेटेड, है ना, वैरायटी से रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको क्या करना है कि इनमें से जैसे टोमेटो हो गया, चिली हो गई, भिंडी हो गई, है ना, मतलब आपका टमाटर, मिर्ची, भिंडी, बैगन और पोटैटो है, जो भी आपके इंपॉर्टेंट वेजिटेबल्स हैं उनकी जो भी इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, जो भी किस्में हैं, प्रमुख किस्में, किसी की कुछ क्वालिटी होती है, तो ऐसी किस्मों को आपको क्या करना है? ऐसी किस्मों की आपको याद करना है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्लियर है, हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपके वैरायटी से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपका एक ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये देखो मैंने कुछ इसमें आपके लिए बहु प्रचलित किस्में मैंने जोड़ दी थी। उन्नत प्रचलित किस्में जैसे टमाटर की केकरूथ, पंजाब छुआरा, पूसी रूबी, अंगूर लता, पूसा अर्ली, ड्वार्फ, मार्ग ग्लोब, अर्का सौरभ, पंथ बहार, अर्का विकास, आज़ाद, बेस्ट ऑफ ऑल, ब्रिंजल की लंबी किस्में, है ना,
पूसा पर्पल, क्लिस्टर, पूसा क्रांति, क्रांति, पूसा अनमोल, पंथ सम्राट, पूसा अनुपम, अर्कराशील, पंजाब चमकीला, गोल किस्में, पूसा पर्पल, है ना। तो ये सब मैंने यहाँ पर चिली की, यहाँ पर ऑलमोस्ट मैंने सभी इंपॉर्टेंट किस्में यहाँ पर मेंशन की हैं। इसको आप क्या करना, वीडियो को पॉज करना, अपनी कॉपी में ये किस्में नोट डाउन कर लेना और उसे याद कर लेना। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसका पीडीएफ मैं नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दूंगा, उसको ज्वाइन करके आप वहाँ से भी इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। द टर्म आइसोथर्म इज रिलेटेड टू, शब्द आइसोथर्म इससे संबंधित है। तो आइसोथर्म, सबसे बड़ी चीज़ तो देखो डायरेक्टली हमें क्वेश्चंस में ही पता चल जा रहा है। देखो थर्मोफिली, थर्मोलॉजी, ये सब क्या है बेटा, थर्म, थर्म लिखा मतलब थर्मोमीटर आपने सुना होगा, मतलब किससे, टेम्परेचर से, कहीं ना कहीं। क्योंकि देखो थर्मोमीटर, जब डॉक्टर के पास जाते हो आप थर्मोमीटर लगाता है डॉक्टर, है ना। तो थर्मोमीटर क्या होता है ना, हमारा बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए, रीड करने के लिए। तो यहाँ पर भी जो आइसोथर्म है वो टर्म किससे रिलेटेड होगी बेटा, टेम्परेचर से। अब यहाँ रेनफॉल से तो नहीं हो सकती, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब से नहीं हो सकती, सापेक्षिक आर्द्रता इससे भी नहीं हो सकती। तो ये टर्म हमारी टेम्परेचर से रिलेटेड होगी। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस इसको हम ऑप्शन से एलिमिनेट मेथड्स का यूज करके इस क्वेश्चंस का आंसर इजीली हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन कंटेंट इन यूरिया फर्टिलाइजर्स। अब देखो यहाँ से इसका फर्स्ट पहले देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, बच्चे को पता होगा कि यूरिया में नाइट्रोजन परसेंटेज कितना होता है, तो 46% होता है ना। बट क्वेश्चन यहाँ रखने का मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं था कि मैं आपको ये बता दूं, आंसर बता दूं कि 46% होता है, बेटा नहीं। मुझे यहाँ क्वेश्चन लाने का मेरा मेन मतलब क्या था, मेरा मेन मोटिव था कि आपको रूबरू करवाऊं कि एग्जाम में इस पैटर्न के, इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको जितने भी इम्पोर्टेंट फर्टिलाइजर्स हैं उनमें जो भी कंटेंट्स प्रेजेंट होता है, अवेलेबल होता है, जैसे कि आपका फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आपका पोटासियम हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, आपका सल्फर हो गया। तो जो कंटेंट, जो भी आपके फर्टिलाइजर, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स उसमें अवेलेबल होते हैं फर्टिलाइजर्स में, वो उनका कंटेंट, उनकी परसेंटेज वैल्यू आपको याद करनी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर सब कुछ मेंशन करके रखा है। अब आप ये कर सकते हैं, या तो इसे पॉज करके आप लिख लीजिए आपकी नोटबुक पर। सेकंड थिंग, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहाँ से भी इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप पढ़ लेना। मैं बिना समय गवाए आगे वाले क्वेश्चन पे चलूँगा। मैंने ये डेटा आपको मेंशन कर दिया जितने भी आईएमपी फर्टिलाइजर्स है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। देखो कितना सा यार चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन आ गया। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो एक्वाकल्चर, मत्स्य पालन से। फूड इंडस्ट्रीज से तो होगी नहीं, इंडस्ट्रीज से होगी नहीं, ऑयल सीड्स से होगी नहीं, है ना। तो ब्लू मतलब नीली। अब देखो रिलेट कैसे किया करना है इसको। ब्लू मतलब क्या होता है, नीला। और पानी कैसा होता है, पानी का रंग बेटा, समुद्र के पानी का रंग होता है नीला। एक्वा मतलब होता है बेटा समुद्र, यानी सॉरी, एक्वा मतलब होता है पानी, कोई भी पानी में चीज जो रहती है ना। अब कल्चर जोड़ दिया, एक्वा मतलब वाटर और कल्चर मतलब जो पानी में खेती की जाती है। अब पानी में खेती किसकी की जाती है भाई, फिश रेयरिंग की जाती है कि नहीं की जाती, मत्स्य पालन किया जाता है। तो आपका आ जाएगा ब्लू रेवोल्यूशन। और ब्लू रेवोल्यूशन इसके अंतर्गत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए ये क्रांति लाई गई थी, है ना। तो इस हिसाब से मैंने कुछ इम्पोर्टेंट्स यहाँ पर जो भी आपकी रेवोल्यूशंस हैं, क्रांतियाँ हैं जो कृषि में आई हैं, जैसे हरित क्रांति फसल उत्पादन को लेकर, है ना, श्वेत क्रांति पशु विकास एवं डेयरी उद्योग को लेकर, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, ऐसे करके मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है। या तो आप वीडियो को पॉज कीजिए या फिर टेलीग्राम से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। नेक्स्ट है बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पोल्ट्री वर्ड्स क्रैजी चिक्स डिसीज इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। अब देखो यहाँ पर आपको एक हिंट ये मिल जाती है कि जितने भी पोल्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, आपके जितने भी एनिमल हस्बेंड्री में जो भी, चाहे पोल्ट्री से हों, चाहे बफेलो से हों, चाहे आपके एनिमल हस्बेंड्री मतलब चाहे आपके एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी डिसीज़ हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि
कहीं ना कहीं डिसीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे कहीं ना कहीं उस बीमारी का कैजुअल ऑर्गेनिज्म, रोग कारक पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या उसका कोई सिम्टम्स, लक्षण तो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होता है इनका पूछने का, तो उसका कहीं ना कहीं आपसे लक्षण पूछ लिया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर जो पोल्ट्री पक्षियों में जो क्रेजी चिकन रोग विटामिन की कमी से होता है, वो किस विटामिन कमी से होता है? तो वो होता है विटामिन ए की कमी से। तो बेटा यहाँ पर बहुत सारे और भी डिसीजेस होंगे, उनको भी आप पढ़ लेना। और नहीं तो आप एक काम करना, यदि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको इम्पोर्टेंट डिसीज़ और उनके कैजुअल और सब कुछ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, एक लेक्चर बना दूंगा इस पर, ठीक है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे आपका प्यार चाहिए, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा। द साइंस दैट डील्स विद द कल्टिवेशन ऑफ वेजिटेबल्स इज नोन एज, सब्जियों की खेती से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बच्चे को पता होगा, ठीक है। ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी नहीं आता, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर तो फूल में आ जाएगा, विटीकल्चर आपका अंगूर आ जाएगा, ठीक है। तो ओलेरिकल्चर जो होता है बेटा वो आपका सब्जी उत्पादन से होता है ना। नेक्स्ट है जर्सी इज एग्जाम्पल ऑफ, देखो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 से हमें एक सीख मिलती है, मतलब हमें एक नॉलेज मिलता है कि कोई एग्जाम में जो आपकी ब्रांचेस होती हैं वहाँ से भी क्वेश्चंस आते, तो इसे हल्के में मत लेना। कुछ बच्चे ना स्कैप करते हुए चले जाते हैं कि अरे यार मैं तो आता है सब चीज़ें, फिर भी बेटा इसको रिवाइज करके जाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन डाल देता है। नेक्स्ट है हमारा जर्सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ काउ, जो जर्सी गाय होती है वो किसका उदाहरण है, ठीक है। उसमें मतलब किस कौन सी गाय है, इसमें पूछा गया है जर्सी डैश गाय का एक उदाहरण है, कौन सी गाय? इंडिजीनियस यानी देसी है, और मिल्च है, देसी और दुधारू है। नेक्स्ट है ये एक्सोटिक एंड ड्रॉट है, यानी ये विदेशी है और बाहक, ड्रॉट मतलब बाहक जो बाहर ढोने वाली होती है, या फिर एक्सोटिक एंड मिल्च है। तो सभी को पता होगा कि ये जो गाय है ये कैसी है, ये एक्सोटिक है यानी विदेशी है, और मिल्चिंग ब्रीड है, मिल्चिंग मतलब दूध देने वाले, ज़्यादा दूध देने वाली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा यह एक विदेशी और दुधारू गाय है, ये तो पता चल गया। लेकिन इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है कि एग्जाम का पैटर्न ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, इसीलिए हर एक ब्रीड की स्पेसिफिक, देखो क्या क्या होता है, जो भी नस्लें हैं आपकी, उत्पत्ति स्थान, उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसकी विशेषताएं क्या हैं, दूध कितना देता है, उसका पीएच कितना होता है, कहाँ से वो बिलोंग करती है, ये सब चीज़ें आपको पूरा कैटेगराइज करके पढ़ना है, ठीक है। फिर वही बात है, यदि आपके पास इंपॉर्टेंट ब्रीड की लिस्ट नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इस पर एक पूरा वीडियो बना के दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, 2,4-D इज 2,4-D एक डैश है यानी खालिस्तान है, क्या है 2,4-D? ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड्स, स्थानांतरित शाकनाशी, ये तो सबको पता दो, 2,4-D क्या है, एक शाकनाशी है, हर्बिसाइड्स है, ठीक है। इसके बाद सॉइल स्टेलाइन, मृदा निर्जीवाणुकरण, कॉन्ट्रैक्ट हर्बिसाइड, संपर्क शाकनाशी, या फिर सॉइल फ्यूमिगेंट, मृदा धूमक। तो मृदा धूमक तो हो नहीं सकता, संपर्क शाकनाशी नहीं हो सकता, ट्रांसलोकेटेड। अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड्स, यानी आपके जो शाकनाशी है उनके कितने प्रकार, उनके प्रकार जो है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंप्लीटली जितना मैंने मेरे से हो सका मैंने मेंशन किया है, मैं एक बार जल्दी से समझा भी देता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बिसाइड, तो जो आपके शाकनाशी हैं उनको दो आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया, यानी वर्गीकरण किया गया। एक तो उनकी वैश्विकता के आधार पर कितना जहरीले होते हैं वो, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिलेक्टिविटी, है ना, विशेषता, किस उद्देश्य विशेष के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है, उस उद्देश्य पर, जैसे मतलब सिलेक्टिव। अब सिलेक्टिव मतलब क्या होता है बेटा, सिलेक्टिव शाकनाशी वे हर्बिसाइड्स होते हैं, वे शाकनाशी होते हैं जो सभी शाकों को ना मारकर जिसके लिए वो बनाए जाते हैं, है ना, जिसके लिए वो बनाए गए हैं उसी पर ही वो काम करेंगे, अदर चीज़ों को वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे शाकनाशियों को बोलते हैं
सिलेक्टिव हर्बिसाइड, यानी जिस चीज़ के लिए वो बनाए गए हैं सिर्फ उसी खरपतवार को वो नष्ट करेंगे, किसी दूसरे को नहीं करेंगे, उन्हें बोलते हैं सिलेक्टिव। अब इनके एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं सिलेक्टिव के, एलाक्लोर, बीटाक्लोर, एट्राजिन, सिमाजिन, 2,4-D, MCPA, फ्लूक्लोरालिन, पेंडिमेथाइलिन, ETC, ये किसके होते हैं बेटा? सिलेक्टिव के। पेन कॉपी लेकर इसको लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से फिर से एक क्वेश्चन आएगा। नॉन सिलेक्टिव टाइप्स क्या होते हैं? जो किसी विशेष को टारगेट ना करके सभी को खत्म कर देते हैं, उन्हें बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव। उनको मतलब नहीं है कि भैया आप कौन हो, ठीक है, वो तो जिसके उनके कांटेक्ट में जो आएगा वो खत्म हो जाएगा, उसे बोलते हैं नॉन सिलेक्टिव। पैराक्वेट, डाइक्वेट या फिर ग्लाइफोसेट, ये कौन से हैं? नॉन सिलेक्टिव टाइप। अब देखो सेकंड टाइप है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण के आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा ट्रांसलोकेशन को यदि देखते हैं तो एक होता है कॉन्ट्रैक्ट, यानी पैराक्वेट, डाइक्वेट, है ना। ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण के आधार पर यदि देखो तो इसमें आपको 2 टाइप्स मिलेंगे। कौन कौन से बेटा? इसमें सबसे पहले मिलेगा कॉन्टैक्ट यानी पैराक्वेट, डाइक्वेट, या सेकंड मिलेगा आपको ट्रांसलोकेटेड सिस्टमेटिक। तो कॉन्टैक्ट मतलब कौन से? जिनके जो क्या होते हैं, जो हर्बिसाइड्स आप यूज करोगे यानी जिस प्लांट के पार्ट में वो लगेगा वहाँ ही इफेक्ट करेगा, अदर जगह नहीं जाएगा, वो एक ही जगह रुक जाएगा, जहाँ पर आप इसे डालोगे तो वो वहीं पर लगेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। और ट्रांसलोकेटेड टाइप जैसे एट्राजिन, सिमाजिन, 2,4-D, MCPA, प्रोपेनिल, ये जो होते हैं यदि ये प्लांट के किसी एक पार्ट्स को पकड़ लें, ठीक है, तो वहाँ से वो कंप्लीट होल पूरे प्लांट में फैल जाएंगे। तो ये होता है ट्रांसलोकेटेड, यानी ट्रांस अपनी स्थान से दूसरे स्थान पर वो इजीली मूव आउट कर जाते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देयर इज 2 टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड्स, एक होता है सिलेक्टिविटी के आधार पर, एक होता है ट्रांसलोकेशन के आधार पर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसका कंप्लीट वीडियो बनाकर एक आपको दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है द आर्ट एंड साइंस ऑफ मल्टीप्लेइंग प्लांट्स बायसेक्चुअल और सेक्चुअल मीन्स इज कॉल्ड। लैंगिक या अलैंगिक साधनों द्वारा पादपों को द्विगुणित करने की कला और विज्ञान को कहा जाता है। सीधी सी बात है, प्लांट प्रोपोगेशन, टिश्यू कल्चर नहीं कहा जाएगा। इसके बाद आपका जो ट्रेनिंग अलग होता है बेटा। ट्रेनिंग मतलब सधाई करना, है ना। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण नहीं किया जाएगा, इसमें नहीं आएगा, तो आपका सही आंसर होगा प्लांट प्रोपोगेशन। अब देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, पूरा प्लांट ब्रीडिंग है इसमें, तो ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। यदि आपको इस पर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं इस पर आपका एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा। वेरी वेरी IMP है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं आपके सेक्चुअल रिप्रोडक्शन और असेक्चुअल रिप्रोडक्शन, यानी प्लांट प्रोपोगेशन से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको कंप्लीटली अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लार्ज वाइट यॉर्कशायर इज ब्रीड ऑफ। जो सफ़ेद यॉर्कशायर एक नस्ल है वो किसकी है? तो यहाँ पर लिखा गया काऊ, सीप, पिग या बफेलो। तो सीधी सी बात है यार, काऊ की तो आपने यॉर्कशायर पढ़ी नहीं होगी, सीप की पढ़ी नहीं होगी, पिग की पढ़ी नहीं होगी, बफेलो की पढ़ी नहीं होगी, तो सॉरी आपने पिग की इसमें आप यदि पढ़ोगे तो ये किसकी है? पिग की है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो भी मैंने आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि आपके लिए ब्रीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हर बार क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है कि ब्रीड नस्लों के बारे में क्वेश्चन आता ही आता है, इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आप एक बार इस क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको कंप्लीट ब्रीड है, चाहे काऊ की हो, स्पेसिफिक ब्रीड्स चाहे आपकी सीप की हो, चाहे बफेलो की हो, इनको आपको कवर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, द मिनिमम प्रोटीन लेवल मेंटेन इन बॉयलर चिकन फीडिंग फॉर स्टार्टर पीरियड शुड बी। स्टार्टर अवधि के लिए ब्रॉयलर जो मुर्गियों को खिलाने में न्यूनतम प्रोटीन स्तर होता है, मतलब जो स्टार्टर नहीं जानते, जो सबसे फर्स्ट फीडिंग जो कराई जाती है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको फर्स्ट फीडिंग जो कराई जाती है उसे बोलते हैं स्टार्टर, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है कि इसमें न्यूनतम जो कम से कम प्रोटीन कितना होना चाहिए? 23, 24 या 20 या फिर 22%। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर विल बी 22%।
ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जितना भी आपका ये आएगा आपका फीड आहार में, है ना, जो आहार है पशु आहार, तो उसमें आप पशु हो चाहे मुर्गी हो उसमें आएगा ये, तो उसके कंप्लीटली जो फीडिंग स्टैंडर्ड जो है स्ट्रक्चर है उनको पढ़ लेना। ठीक है, यदि नहीं मिले तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गूटी इज ऑल्सो कॉल्ड डैश लेयरिंग। जो गूटी होती है उसको एक खालिस्तान लेयरिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो गूटी जो होती है कंपाउंड, सिंपल, एयर, ये ट्रेंच। इसमें लिखा है आपका, देखो गूटी लगाना, गूटी मतलब ऊपर जो बांध दी जाती है। अब मैं कैसे बताऊं, ये पूरा जो आपका जब आप प्रोपोगेशन पढ़ोगे ना तब ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ टाइम कम है थोड़ा सा, तो मैं आपको कंप्लीटली नहीं बता सकता, बट हाँ आप याद रखना इस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। जितनी भी आपके लेयरिंग के टाइप्स हैं वो याद कर लेना, चाहे आपकी कटिंग है, बडिंग है, सरपेंटाइन है ना, जितनी भी आपकी मेथड्स है प्रोपोगेशन की वो आप याद कर लेना। यहाँ पे नहीं हो तो फिर वही है कि मैं वीडियो बना के आपको एक दे दूंगा, बट उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, सबसे ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, देन आई विल प्रिपेयर डेफिनेटली। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरल डिसीज ऑफ पोल्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की एक वायरल बीमारी है। वायरल देखो दो टाइप से डिसीज होते हैं, पढ़ लेना, एक बैक्टीरियल, एक वायरल, और एक प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो वायरस से होने वाली मुर्गी की कौन सी बीमारी है। पोलोरम नहीं होती, रानीखेत बिल्कुल डेफिनेटली ये होती है आपकी। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस टीबी है ये, रिकेट्स है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा पोलोरम, सॉरी रानीखेत, है ना, ये वायरस डिसीज है। तो यहाँ पर बेटा यहाँ से क्वेश्चंस, हमारा सही आंसर से मतलब नहीं है, हमारा मतलब है, मैंने बार बार बोला कि जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म मतलब उसका रोग कारक होता है, रोग जनक होता है। अभी देखो मैंने पहले क्वेश्चन बोला था तो आ गया ये। तो यहाँ से आपको ये चीज़ पढ़नी है कि किस रोग का कौन सा रोग कारक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवर एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट है, भैंस के दूध में औसतन वसा सामग्री कितने फैट परसेंटेज होता है, 7 से 8% राइट आंसर होगा। बाकी गाय के दूध में कितना होता है आपका, भेड़ के दूध में कितना होता है, बकरी के दूध में कितना होता है, ये सब आप यहाँ से कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मिट्टी के कौन से गुण खेती यानी कल्टीवेशन और फसल क्रॉपिंग के बाद भी अपरिवर्तित रहते हैं। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज रिमेन्स अनचेंज इवन आफ्टर कल्टीवेशन एंड क्रॉपिंग। यानी जब फार्मर किसान में फील्ड में खेती करता है तो उसको कल्टीवेशन क्रॉपिंग लेने के बाद भी ऐसी कौन सी जो चीज़ है वो अनचेंज होती है, मतलब वो चेंज नहीं होती कभी, चाहे आप कितनी भी उस पर फसल ले लो, कितना भी कल्टीवेशन कर लो, तो वो होती है बेटा हमारी पार्टिकल डेंसिटी। जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका जो घनत्व होता है, उनका जो साइज होता है ना, वो कभी चेंज नहीं होती। बल्क डेंसिटी यानी कॉम्पैक्टनेस आपकी चेंज हो जाएगी, जैसे ही आप कल्टीवेशन करोगे तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी आपकी चेंज हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स कंटेंट जो आपका कल्टीवेशन करोगे आप, चाहे आप कल्टीवेटर चलाओ, प्लाव चलाओ, तो इन सब चीज़ों करने से क्या होगा, कंडक्टिविटी भी चेंज होगी। पोरोसिटी डेफिनेटली, जैसे आपकी जो डेंस है यानी जो आपका सरफेस है वो ज़्यादा रिजिड है यानी कॉम्पैक्ट है, तो वो वहाँ पर पोरोसिटी कम होगी, और जैसे ही आप कल्टीवेशन करोगे या क्रॉप लगाओगे वहाँ पर तो आपकी पोरोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब तो चीज़ चेंजेबल हैं, बट सिर्फ आपकी पार्टिकल डेंसिटी है, चाहे आप कितना भी क्रॉपिंग कर लो वहाँ पर या कल्टीवेशन कर लो, वो कभी चेंज नहीं होने वाली। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज पार्टिकल डेंसिटी, व्हाट इज बल्क डेंसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, व्हाट इज पोरोसिटी। आई होप ये आप पढ़ लेना अच्छे से। यहाँ से ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉइल साइंस, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन प्रैक्टिस ऑन द लैंड वेयर एनुअल रेनफॉल इज लेस देन। ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का पूरा एक अलग से टॉपिक है, शुष्क खेती, वहाँ से पढ़ लेना। यहाँ पर क्या लिखा है कि शुष्क भूमि कृषि को उस भूमि पर किया जाता है जहाँ वार्षिक वर्षा सीधी सी बात 750 मिलीमीटर से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, जो स्टोक्स थे उनके लॉ के अनुसार स्किम दूध और वसा के घनत्वों में अंतर के साथ वेग संबंधित है। यानी यदि हम देखें स्किम्ड जो दूध होता है और वो वसा होती है, उसकी जो डेंसिटी होती है उसमें जो वेग है उसके अंतर के से संबंधित है।
तो वो कौन करता है भाई? अब तुम्हें पता होगा ना, देखो यहाँ पे क्या, स्किम्ड मिल्क किससे बनाया जाता है? सेपरेटर से। कैसे? उसमें से जो ज़्यादा फैट होता है उसको हम क्या करते थे, रिमूव आउट करते थे, किसकी मदद से? क्रीम सेपरेटर की मदद से, है ना। तो उस जब स्किम दूध और वसा को अलग करेंगे तो इसमें वही तो पूछा गया कि वो कौन है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर मत जाओ, ये देखो कि जो दूध में से जो फैट है उसको अलग कर रहा है, तो वो कौन कर रहा है? क्रीम सेपरेटर। क्वेश्चन को उसने घुमा के पूछा है, बस ये है कि दूध में से वसा को अलग करता है, जो क्रीम को अलग करता है वो कौन है? क्रीम सेपरेटर है। तो आप जो भी आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्रीम सेपरेटर, वाटर चर्नर, ठीक है, ये प्रेस वगैरह, मक्खन पनीर बनाने के लिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। ये कौन से लॉ पे काम करते हैं? जैसे मान लो आपने देखा होगा फैट निकालने के लिए गर्बर मशीन आती है, वो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है उस पर काम करती है। क्रीम सेपरेटर किस पे करता है? इसी पे वो करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट है द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक। इन्होंने क्या चुन्नू मुन्नू का क्वेश्चन दे दिया यहाँ पे। पशुधन का प्रजनन और पालन पोषण की कृषि पद्धति को किस नाम से जाना था? एनिमल हस्बेंड्री। किस में करेंगे? एनिमल्स की रेयरिंग। डेयरी टेक्नोलॉजी बात अलग है, उसमें मिल्क की प्रोसेसिंग आ जाएगी, मिल्क के प्रोडक्ट आ जाएंगे। पैथोलॉजी में आप डिसीज करेंगे, जो आप फसल में जो कीट्स लगते हैं, पैथो लगते हैं ना, उनको करेंगे। ब्रीडिंग में आप क्या, एनिमल्स की ब्रीडिंग करेंगे, प्लांट की ब्रीडिंग करेंगे, नए नए पौधे, नई नई जनरेशन, नई नई वेराइटीज डेवलप करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, टिलेज ऑपरेशंस दैट आर डन फॉर कंडीशन द सॉइल सूटेबल फॉर द फोर्थ कमिंग मेन सीजन क्रॉप आर कॉल्ड डैश टिलेज। जुलाई संचालन जो आगामी मुख्य मौसम की फसलें हेतु उपयुक्त मिट्टी की कंडीशन के लिए किया जुताई संचालन जो आगामी मुख्य मौसम की फसलों हेतु उपयुक्त मिट्टी की कंडीशन के लिए किया जाता है, खालिस्तान जुताई कहलाती है। अब देखो जो टिलेज ऑपरेशन है वो आने वाली मुख्य मौसमी फसलों हेतु उपयुक्त, मतलब जो खेत की प्रिपरेशन के लिए, यानी जब आप बरसात की फसल लगाते हो उसके पहले जब आप जुताई करते हो, यानी गर्मी में, उसे क्या कहते हो? जब प्लाउगिंग करते हो आप, तो वो होती बेटा ऑफ सीजन। उस टाइम पे आपकी कोई भी जुताई नहीं, मतलब कोई भी फसल नहीं रहती, कोई भी सीजन नहीं रहता आपका उसके पहले, है ना। उस सीजन में आप जब करते हो, मतलब जैसे आप जुलाई से आपका कृषि वर्ष स्टार्ट होने वाला, जुलाई से आप फसल लगाओगे, उसके पहले आप जिस कोई भी खेत को सुधारोगे, कल्टीवेशन करोगे, उसमें चाहे प्लाउगिंग करो, रोटावेटर चलाओ, ठीक है, तो वो आपका आएगा ऑफ सीजन में, है ना। प्राइमरी टिलेज अलग होती है, ऑफ सीजन टिलेज अलग होती है, ऑन सीजन टिलेज अलग होती है। ऑन सीजन जो आप सीजन में कर रहे हो, है ना, जैसे ही आपकी फसल का सीजन आया उस सीजन में कर रहे हो, वो ऑन सीजन है। सेकेंडरी मतलब प्राइमरी के बाद आती है ना। प्राइमरी टिलेज बिफोर आपका क्या आएगा, जो आपने जब सोइंग की है उसके पहले जो टिलेज करोगे प्राइमरी में आएगी। सेकेंडरी मतलब जब आप इसके बाद दूसरी टिलेज करोगे प्राइमरी के बाद, वो आपकी सेकेंडरी में आएगी। यदि आपको कन्फ्यूज़न हो इसमें तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, टिलेज प्रैक्टिसेस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये होते हैं टाइप, तो किस हिसाब से कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो एग्जामिनर होते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए उठाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये सब चीज़ें बच्चों पता चलती। तो ये पैटर्न हमें फॉलो करने हैं। मेरा यहाँ क्वेश्चंस डिस्कस या आंसर बताना नहीं था, मेरा उद्देश्य ये था कि आपको उन चीज़ों से रूबरू करवाऊँ जहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, है ना। आई होप कि आपको इन सबको देखकर पता चला होगा। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, मैं सेकंड पार्ट भी इसका लेके आऊँगा, लेकिन कब? जब आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि जितना आप लोग मुझे प्यार देंगे मैं उतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाऊंगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, मेहनत करने के लिए, उतने ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए लाऊं, ताकि आपका सिलेक्शन इंश्योर हो सके, पक्का आपका सिलेक्शन हो जाए। लास्ट टाइम है ये पीएटी का, तो ध्यान से आप पढ़िए। और हाँ, हमारा अभी एक रिसेंटली 26 अगस्त से क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है सागर ब्रांच में, है ना, मकरोनिया में हमारी ब्रांच है। यदि आपको इस कोर्स से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसमें नीचे जो नंबर शो हो रहा है उस नंबर पर कॉल कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है वहाँ भी उस नंबर पर कॉल करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। बाकी यदि आपको इसका PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड
कर सकते हैं। ओके, चलिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।